गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एसिड्स बेस के साथ में या मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। तो हमने यही ऑब्ज़र्व करा था कि चूँकि जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल्स भी होते हैं उनके ऑक्साइड्स भी एसिडिक नेचर के हो सकते हैं। तो एसिड्स के साथ में मिल के रिएक्ट करना उनको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जनरली जो एसिड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के हो सकते हैं। यही रीज़न है कि जब भी मेटल्स वाटर के साथ में एसिड्स के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो एक गैस रिलीज़ होता है। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट कैसे करते हैं? जहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा हो वहाँ पे आपको एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आ जाना है, और वो एकदम से बुझ जाएगा एक पॉप साउंड के साथ में। तो जैसे ही पॉप साउंड के साथ में बुझ रहा है तो वहाँ पे हमें उसका प्रेजेंस जो होता है हाइड्रोजन का प्रेजेंस कंफर्म हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा हमने पहले ये भी देखा हुआ था, मेटल्स के ऑक्साइड्स हुए, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हुए, वाटर के साथ में चीज़ें कैसे रिएक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। और आपको बार बार ये चीज़ें रिकॉल करना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप इस तरह का कोई चैप्टर फेस कर रहे हो। तो अभी से जितना ज़्यादा क्लियर हो पाए, जितना ज़्यादा क्रैम कर पाओ, उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आपको परेशान करने वाला है अगर इन सब चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया तो। ठीक है। तो आपको करना ये होगा कि ये जो भी चीज़ अभी तक पढ़ाई गई हैं वापस से रोज़ जब तक ये चैप्टर पढ़ रहे हो आप, पूरा का पूरा चैप्टर अभी तक जो पढ़ाया गया सारा का सारा बार बार रिकॉल करते रहना है, बार बार वापस से लिख के उसको याद करते रहना है। इससे अच्छा तरीका नहीं होता है याद करने का। ठीक है। तो जितना ज़्यादा बार आप याद कर सको लिख के, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है। एंड इट हेल्प्स। आगे एक्टिविटी अगला पढ़ते हैं। अगला एक्टिविटी है प्रिकॉशंस। कभी भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके पहले अलग अलग प्रिकॉशंस के सेट्स होते हैं। ठीक है। अब कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके लिए अलग प्रिकॉशंस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तो उनके लिए अलग प्रिकॉशंस होंगे। तो ऐसे ही हर तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग तरीके के प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में प्रिकॉशंस के बारे में क्या कह रहा है? To be demonstrated by the teacher during the preparation of sodium hydroxide solution। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा आपको वापस से रिकॉल करना है। ठीक है। ये कई बार आ चुका है। केयर शुड बी टेकन दैट pellets ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल विद ए प्लास्टिक स्पैचुला। तो जनरली जो भी लैब में स्पैचुला होता है, स्पैचुला मतलब एक तरीके का चम्मच होता है जिसका हैंडल काफ़ी लंबा होता है, और जिसका जो स्पून वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर जैसे चीनी वगैरह रखते हैं, वो वाला पार्ट बहुत छोटा सा होता है। ठीक है। तो स्पैचुला एक तरीके का चम्मच ही है, लेकिन एक थोड़ा सा लैब के स्टैंडर्ड का चम्मच है जिसका हैंडल काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, ताकि अगर किसी तरह का कोई रिएक्शन भी हो रहा है, उसके अंदर कहीं कुछ एसिड्स वगैरह छलक भी रहे हैं, तो वो आपके ऊपर तक ना आए। ठीक है। तो जनरली मेटालिक स्पैचुला यूज़ किया जाता है, लेकिन इस केस में जहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले रहे हैं वहाँ पे प्लास्टिक स्पैचुला यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है। तो एक्टिविटी में कह रहा है प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3 to 4 pellets ऑफ इट इन 5 ml। तो एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और ये 4-5 बीकर्स लिया हुआ है, देख सकते हो आप। और बीकर में 5 ml का ही वाटर, 5 ml ही वाटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे ये बीकर नहीं होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। बीकर इसमें दिखाया हुआ है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट। तो पहले तो 5 ml का वाटर था और उसमें 3-4 पेलेट्स डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और उसमें एल्यूमिनियम फॉयल डाल रहा है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। तो सबसे पहला वाला जो टेस्ट ट्यूब होगा उसमें एल्यूमिनियम फॉयल डाल दिया, और उसके बाद
मैच स्टिक को उसके पास में लाने की बात कर रहा है और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करने के बारे में बोल रहा है। फिर आगे कह रहा है नोट। अब जो है आगे अगला वाला जो सिचुएशन है, सॉरी ये वाला जो एक्टिविटी था, इसमें तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि कुछ मेटल्स डालेंगे हम, कुछ नॉन मेटल्स डालेंगे। जो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, जिसको जो मैच स्टिक को पॉप साउंड के साथ में बुझा देता है। और जो नॉन मेटल्स होंगे वो किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालने देते हैं। तो दैट प्रूव्स कि मेटल्स के साथ में जो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है इन जनरल, और नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। जो नेक्स्ट आगे कह रहा है, इस केस में ये 5 बीकर लिया हुआ है, 5 बीकर में अलग अलग सॉल्यूशंस लिया हुआ है। एक में तो कॉपर सल्फेट के साथ में जिंक डाला हुआ है, जिंक के ग्रैनुअल्स डाला हुआ है, जिंक के छोटे छोटे से टुकड़े डाला हुआ है। फिर अगला बीकर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें आयरन नेल्स या फिर फॉइल्स ऐसे कुछ डाला हुआ है, मतलब छोटे छोटे आयरन के टुकड़े डाला हुआ है। फिर बीकर सी में जिंक सल्फेट है, उसमें कॉपर टर्निंग्स हैं, कॉपर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े होंगे। फिर आयरन सल्फेट, उसमें कॉपर के कुछ टुकड़े होंगे। फिर जिंक सल्फेट में आयरन के कुछ टुकड़े होंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या करने की बात कर रहा है ये कि एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो हमने ये देखा था कि एसिड्स के साथ में मेटल्स तो बहुत आसानी से रिएक्ट कर रहे थे और बढ़िया पॉप साउंड शो कर रहे थे। अब इस केस में दिखा रहा है कि मेटल्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है। वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। बिल्कुल सेम उसी के जैसा मेटल्स जब एसिड्स के साथ में रिएक्ट कर रहे थे। इस पर्टिकुलर केस में जब एसिड्स ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का बेस है NaOH, ये जब जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सॉरी, और वापस 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। ये जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये जिंक ग्रैनुअल्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर रिलीज़ कर देगा। सॉरी, ये वाला केस डिफरेंट है और ये वाला केस डिफरेंट है। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूजन किया हुआ है। ये वाला जो एक्टिविटी 7 दिखा रहा है ये कोई और एक्सपेरिमेंट है, और ये जो अगला वाला ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ये जो इसके पहले वाला स्लाइड था इसका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपको कि ये वाला स्लाइड है जिसमें ये टेस्ट ट्यूब्स दिखा रहे हैं, इसका आगे का पार्ट है ये वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन में ये कह रहा है कि वही जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेगा जो भी एसिड्स होंगे, और इस केस में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का बेस है, ये भी मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन ऑफ जो नॉन मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ में इतना सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं कि हर केस में एक ही चीज़ मिलेगा। जैसे हमें ये पता है कि जो मेटल्स के साथ में अगर एसिड्स को रिएक्ट करा जाए तो इन जनरल हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगा। इन इस केस में कह रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अगर बेसिस के साथ में रिएक्ट करें तो कोई भी एक कॉमन सा कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, कॉमन सा कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको बोला हुआ है कि नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होता है बेसिस के साथ में वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन वही अगर मेटल्स का एसिड्स के साथ में बहुत सिंपल होता है कि हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होना ही होना है। और एक ये कि मेटल्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करेंगे तो इसका एग्जैक्टली देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। बस आप अभी इतना याद रखो कि जो मेटल्स होंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, और जब मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्ट कर रहे थे तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है।
अब ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था, ये वाला जो एक्टिविटी 7 का, ये एक्चुअली एक्टिविटी 7 है, ये एक्टिविटी 8 होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन इसका पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। इसको मैं थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूँ। ये आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा अब सही हो गया होगा। ठीक है, हाँ अब ये ज़्यादा सही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि एक तरीके का रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में अगर मैंने एक नया कोई दूसरा मेटल डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूट जो है उस सॉल्यूशन में से दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करके खुद उसके साथ में जाके मिक्स हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक ये जार है। ठीक है, इस जार में दो चीज़ें थी आपस में बॉन्डिंग बनाई हुई थी, जैसे मान लो पानी और शुगर, इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग थी। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसा सॉल्यूशन, इसके कुछ ऐसा चीज़ डाल दिया कि पानी से शुगर अलग हो गया, और जो नया चीज़ मैंने कोई एक ऐसा पाउडर डाल दिया कि वो पाउडर जो है पानी में आके मिक्स हो गया और चीनी अलग हो गया। तो चीनी को रिप्लेस करके पाउडर ने अपनी जगह पानी के साथ में बना ली। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब अगर होता भी हो तो हमें आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक की जगह को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे अपनी जगह बना लेना। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एक सीट पे दो लोग बैठते थे। ठीक है, वो दो लोग साल भर से बैठ रहे थे। अब तुम आते हो और उनमें से एक की जगह एक को जो है उस जगह से हटा के खुद उसी जगह पे आके बैठ गए, तो तुमने उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह तुमने ले ली। ठीक है, सेम यही चीज़ होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें एक की जगह पे दूसरा कोई एक तरीके से दूसरा कोई एलिमेंट होगा या फिर मैटर होगा, वो दूसरे का स्पेस ले लेता है। तो इसमें कह रहा है टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance. तो 50 ml का वाटर लेना है हर बीकर में, और उन बीकर्स में ये सारे सब्सटेंसेस को मिलाना है। ठीक है, तो ये कुछ ये पांचों बीकर के बारे में बताया है। इसमें कॉपर सल्फेट के साथ में जिंक ग्रैन्यूल्स डालने हैं, अगले बीकर में कॉपर सल्फेट के साथ में आयरन नेल्स डालने हैं, फिर अगले बीकर में जिंक सल्फेट के साथ में कॉपर को डालना है, फिर अगले बीकर में आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, आयरन भी बोल सकते हैं, फेरस भी बोल सकते हैं। फेरस सल्फेट के साथ में कॉपर लेना है, जिंक सल्फेट के साथ में आयरन नेल्स लेने हैं। तो ये 5 बीकर हैं, 5 चीज़ें डालनी हैं जिसमें ऑलरेडी 50-50 ml पानी पड़ा हुआ था। ठीक है, अब इस पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में कह रहा है यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate solution. This is why the blue color of copper sulfate disappears and powdered red mass of copper is deposited at the bottom of beaker. The reaction can be represented as follows. तो पहले तो ये देखो, कॉपर सल्फेट था, इसमें जिंक था, मैंने पानी इसमें 50 ml मिलाया हुआ था। जब ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद जिंक कॉपर सल्फेट में जो था, कॉपर और सल्फेट का आपस में कॉम्बिनेशन था, उस सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस करके जिंक ने खुद अपनी जगह बना ली और कॉपर को अलग कर दिया। तो कॉपर सल्फेट का पहले जो कलर था वो ब्लू था। अब ये जो कॉपर नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा, जैसे बालू अगर आप पानी में डाल दो तो बालू नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, वैसे कॉपर नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। अब इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। ठीक है, जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा और कॉपर जो होगा वो रेड कलर का होगा। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। तो ऐसे ही करके बाकी सारे जो बीकर्स हैं इनका भी आप बना सकते हो। जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था, इसमें आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया होगा, इस केस में कॉपर ने जिंक को रिप्लेस किया होगा, इस केस में कॉपर ने आयरन को रिप्लेस किया होगा, इस केस में आयरन ने जिंक को रिप्लेस किया होगा। तो आज तो यहीं रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है।
तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बार बार क्रैम करना है। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ में आ रहा 3 बार पढ़ो, जब तक नहीं अच्छे से याद हो जाता तब तक आपको ये कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसको कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।